Now we have studied everything about the atoms, different atomic models, and finally we have finished the structure of atoms. Now we have to see the structure of nuclei. तो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर कैसी होती है? फिर से अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल वो एक स्फीयर होता है और उसका मास काफी ज्यादा होता है. तो व्हाट इनफैक्ट इट इज, व्हाट आर द डिफरेंट पार्टिकल्स इनसाइड इट, जनरल आइडिया ऑफ द न्यूक्लियस इज आल्सो known to you. Still we have to see the every details of the nucleus and what type of phenomenon take place in nucleus, that we have to see. So सबसे पहले न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर. तो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस में क्या होते हैं? तो जो भी पार्टिकल्स होते हैं उनको कॉमनली सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है, क्योंकि उनका साइज सिंगल एटम के कंपैरिजन में काफी स्मॉल होता है. तो दोज आर कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स. उनके नाम क्या है? तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. प्रोटॉन. अब प्रोटॉन के बारे में क्या? सबसे पहले उसका मास इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर करेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर करेंगे. तो व्हाट इज द मास ऑफ द प्रोटॉन? approximately it is 1836 times of electron. यानी प्रोटॉन का मास ऑफ द प्रोटॉन is 1836 times more than that of the electron. यानी मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऐसा कहा जाएगा. What about charge? Charge on proton. You know, charge, positive charge, proton के ऊपर. तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज. लेकिन चार्ज का मैग्नीट्यूड मींस वैल्यू ऑफ द चार्ज ऑन प्रोटॉन इज सेम, दैट इज 1.6 into 10⁻⁻19 coulomb. And this is nothing but magnitude of the charge on electron. इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होता है उतना चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होता है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन ए न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उस नंबर को क्या कहा जाता है? दैट इज द एटॉमिक नंबर. Of that atom. It is designated by Z. Written by Z. Then what about the neutron? About neutron. Mass of neutron is again approximately equal to that of the proton, but little bit more. And approximately, you may say that approximately equal to the mass of proton, but mass of the neutron is greater than, slightly greater than that of the proton. What about charge on neutron? So charge on neutron is no charge, electrically neutral. अब ये बताओ कि किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिवॉल्व होते रहते हैं. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं जिनमें से प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन हैज न्यूट्रॉन आर कैरिंग नो चार्ज. मोरओवर एटॉमिक नंबर इन द सेंस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, व्हाटएवर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस, same is the number of electrons revolving around the nucleus. And Z, number of electrons is also equal to the Z. तो एक प्रोटॉन के ऊपर जितना चार्ज है उतना ही चार्ज है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर है, लेकिन निगेटिव है. और एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं. तो नेचुरली टोटल पॉजिटिव चार्ज
will be equal to the total negative charge, and hence the atom is electrically neutral. Atom is electrically neutral. Next, number of nucleons. Number of neutron is denoted by capital N. Total number of nucleons inside a nucleus is called mass number of that atom. Denoted by A. So A equals to Z plus N. That is Z, atomic mass, atomic number, and this is the number of neutrons. So this is number of protons plus number of neutrons, that is the total number of nucleons, and that becomes the atomic mass number. That is the that of the atom. Now if we केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एटम, एटम की केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करता है? तो केमिकल प्रॉपर्टी के लिए कौन इन्वॉल्व होते हैं? रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन्स. तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच डिसाइड द केमिकल प्रॉपर्टी, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. और किसी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, तो दैट इज डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस. रिमेंबर, इसलिए जो एटॉमिक नंबर Z होती है तो इलेक्ट्रॉन की भी नंबर Z के बराबर होती है. यू कांट डिफाइन दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज कॉल्ड एज दैट एटॉमिक नंबर, ऐसा नहीं डिफाइन करते. लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में होता है उसको अपन एटॉमिक नंबर कहते हैं, और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते रहते हैं. एनीवे, अब जब इलेक्ट्रॉन केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बोल रहे थे कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम इज डिसाइडेड बाय द एटॉमिक नंबर. बेसिकली तुमको मालूम होगा कि केमिकल प्रॉपर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. इसका मतलब केमिकल प्रॉपर्टी कौन डिसाइड करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स डिसाइड करते हैं. लेकिन इलेक्ट्रॉन की नंबर किसके बराबर होती है? प्रोटॉन के बराबर, दैट इज एटॉमिक नंबर. तो नेचुरली एटॉमिक नंबर ही केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करती है. दैट्स व्हाई एन एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज द आइडेंटिटी ऑफ दैट एलिमेंट. यानी कोई भी एलिमेंट का एटम मतलब वो एलिमेंट उसके एटॉमिक नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है, डिसाइड किया जाता है. अब जब कोई भी एलिमेंट लेते हैं उसका सिंबल अगर X है तो उसका एटॉमिक मास नंबर हम लिखते हैं ऊपर और एटॉमिक नंबर लिखते हैं बॉटम में, टॉप और बॉटम में. X is the symbol of that element. So in this way, any element is denoted by this. For example, if you take helium atom, then its atomic number is 2 and mass number is 4. In this way. अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिनके एटॉमिक नंबर सेम होती है. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ये तीनों एलिमेंट्स देखो, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम. इसमें क्या होता है? वन प्रोटॉन, वन प्रोटॉन, वन प्रोटॉन. दैट इज एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास नंबर इज डिफरेंट. अब यहां एक प्रोटॉन है, नो न्यूट्रॉन, क्योंकि मास नंबर भी कितना है? 1. एटॉमिक नंबर 1, 1 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, 1 प्रोटॉन है,
और मास नंबर भी 1 है, इसका मतलब न्यूट्रॉन नहीं है, दैट इज प्योर हाइड्रोजन। ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन है 1 न्यूट्रॉन है, इसलिए 1 + 1 2 हो गया, एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास नंबर 2 हो गया। यहाँ 2 प्रोटॉन्स है, सॉरी 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स है, तो कुल मिलाकर 3 हो जाएंगे, एटॉमिक मास नंबर 2। तो यहाँ ये 3 एलिमेंट्स देखो, इन 3 एलिमेंट्स में क्या बात चल रही है कि इनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर डिफरेंट है। सच एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज द आइसोटोप्स। आइसोटोप में क्या होता है, सेम जेड की वैल्यू सेम रहेगी, means the elements having the atomic number same but mass number different. Isobars, isobars किसको कहते हैं, तो बार्स इन द सेंस टॉप, तो टॉप सेम रहेंगे, मतलब सेम वैल्यू ऑफ ये की वैल्यू सेम रहेगी, मतलब एटॉमिक मास नंबर सेम रहेगी और एटॉमिक नंबर डिफरेंट रहेगी, सेम वैल्यू ऑफ ये। आइसोटोन्स, या न्यूट्रॉन्स की नंबर सेम रहेगी, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस वे। So these are the different terms involved in the nuclear physics: isotopes, isobars, isotone and so on. अब एक्चुअली हम न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन इनके मास की तरफ जाते हैं। अगर इनका मास हम किलोग्राम में गिनते तो क्या आएगा, फॉर एग्जांपल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is 9.109383 into 10⁻31 kg. This is the mass of electron. मास ऑफ प्रोटॉन की बात करते हैं, इट इज 1.67 to 623 into 10⁻27 kg. मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो इसका मास तो प्रोटॉन के मास के बराबर ही होता है, दैट इज 1.6749 थोड़ा ज्यादा 27 into 10⁻27 अगेन। अब ये एक बात बताओ कि जब हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लिए, these values are of the order of 10⁻31, -27, -27. So these are very very small values. मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इनके मासेस गिनना है, किलोग्राम में गिनना है, तो वो तो मास निग्लिजिबल है। इसलिए हम वेरी वेरी स्मॉल यूनिट मास का क्या होगा वो यूटिलाइज करते हैं, यानी न्यूक्लियर लेवल पर मास का यूनिट, न्यूक्लियर लेवल पर यानी न्यूक्लियर फिजिक्स में, मतलब जहां न्यूक्लियस की बात करेंगे तो उनके अंदर, उसके अंदर रहने वाले पार्टिकल्स, दैट इज द न्यूक्लियॉन्स, कॉमन नाम है उनको न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियॉन्स का मास, इनके मासेस वेरी वेरी स्मॉल होने के कारण इनके मास के लिए अलग ही यूनिट देखते हैं, तो वो अलग यूनिट का नाम है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। denoted by simple u, small u. यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट क्या बात है, तो इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास। किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम ये तो मालूम है तुमको, लेकिन एटॉमिक लेवल पर या न्यूक्लियर लेवल पर अगर किसी पार्टिकल का मास गिनना है
तो फिर वेरी वेरी स्मॉल होने के कारण स्मॉलेस्ट यूनिट सिलेक्ट करेंगे, तो दैट इज नथिंग बट यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। अब ये कितना होता है किलोग्राम के कंपैरिजन में, कितना छोटा होता है, तो इसकी वैल्यू ये कैसे डिफाइन किया गया, कार्बन एटम, प्योर कार्बन एटम, तो प्योर कार्बन एटम बोलने के बाद एटॉमिक मास नंबर 12 और एटॉमिक नंबर 6, इस प्योर कार्बन एटम का एलिमेंट के एटम का जितना भी मास है उसके 1/12 लो, मतलब 12 से डिवाइड करो, 1/12 ऑफ दिस मास। ये जितनी भी वैल्यू आएगी, डोंट 12 कैंसिल नहीं, ये केवल कार्बन एटम है। इस कार्बन एटम का जितना मास होगा उसके मास का 1/12 पार्ट, यानी उसके मास को 12 से डिवाइड करो तो आने वाला जो मास रहेगा, तो दैट इज नथिंग बट 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। और उसकी वैल्यू कितनी है, तो 1.66, 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1.66054002 into 10⁻⁻27 kg, and 1 एटॉमिक मास यूनिट, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू ये रहेगी, इतना मास मतलब 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। और इस यूनिट में अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन का मास लेते, वो ये जो लिखा अपन ने किलोग्राम में, लेकिन अगर यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में मतलब इस इतने किलोग्राम का एक यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, तो फिर इतने किलोग्राम का कितना, तो दैट कम्स टू बी वेरी वेरी स्मॉल, अगेन 0.00055 unified atomic mass unit, and mass of electron in terms of kilogram is this much, while in terms of the unified atomic mass unit is this much. Similarly, mass of proton can be converted as unified atomic mass unit as 1.007825 unified atomic mass unit, while that of the न्यूट्रॉन का मास किलोग्राम में ये लिखा गया, लेकिन अगर यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में बोलते तो अगेन इट विल बी 1.00865 unified atomic. In fact, these numbers are not to be remembered. याद करते बैठने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन तुमको आइडिया होनी चाहिए कि देखो अप्रोक्सीमेटली प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ये 7 है, ये 8 है, थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास यानी 1.00, तो 1 समझो इसको, तो 1 एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है, या प्रोटॉन का भी मास न्यूट्रॉन का भी मास 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट के बराबर है, ऐसा हो जाएगा। सो दिस इज द वैल्यू दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब एक आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन जो है, उसके अनुसार, उसके कारण जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, या मास एनर्जी इक्विवेलेंस देखते हैं, आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन क्या रिलेशन है, यू नो वेरी वेल, E इक्वल्स टू m इंटू c²। क्या रिलेशन क्या देता है ये, व्हाट इज m, मास, कोई भी मास, और c स्पीड ऑफ लाइट, एंड यू नो दैट स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब इस रिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई एक लकड़ी का टुकड़ा लिए, उसका मास 1 किलोग्राम, चलो मास 1 किलोग्राम,
और लाइट की स्पीड 3 इंटू 10⁸ उसका स्क्वायर है। तो इतनी जूल ये एनर्जी तैयार होगी कब? 1 किलोग्राम टुकड़े, लकड़े का टुकड़ा 1 किलोग्राम है, उसको जलाया हमने, तो जलते वक्त हीट निर्माण होती है, मतलब हीट इज ए टाइप ऑफ एनर्जी। तो जलते वक्त क्या होता है, वो ये एनर्जी मिलती है अपने को। सेकेंडली वो लकड़े का टुकड़ा जलते वक्त लाइट भी तो निकलता है, लाइट भी मिलता है अपने को। समझो अपन अंधेरे में एक टुकड़ा जला रहे, तो उसके आजू बाजू में थोड़ा सा लाइट भी मिलता है। लाइट इज अगेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मतलब एनर्जी ही है। तो कहने का मतलब जब हम वो टुकड़ा जलाते हैं तो उस वक्त एनर्जी तो मिलती है, पूरा जलने के बाद फिर थोड़ा सा कोयला या ऐश बचती है। समझो ऐश कितनी हो गई, 100 ग्राम बची, 100 ग्राम ऐश बची। तो 900 ग्राम का क्या हुआ? 1 किलोग्राम लकड़े का टुकड़ा, उसको जलने के बाद पूरी तरह से, जब हम बोले कि जल गया पूरी तरह से और बची है 100 ग्राम ऐश, तो 900 ग्राम का क्या हुआ? तो 900 ग्राम का कन्वर्शन ये एनर्जी में हुआ। 900 ग्राम का क्या क्या मिला एनर्जी में हुआ, मतलब क्या मिला तुमको? तो वही जलते वक्त अपने को हीट मिली थी, जलते वक्त अपने को लाइट मिला था। हो सकता है कि जलते वक्त कुछ रेडिएशंस निकले अल्ट्रावायलेट जो नहीं दिखे अपने को, तो वो सारे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस हो, हीट एनर्जी हो या लाइट एनर्जी, ऑल दीज आर नथिंग बट एनर्जी। 900 ग्राम की एनर्जी मिली और बची हुई 100 ग्राम का ये ऐश। अब ये सोचो कि 100 ग्राम का भी अगर अपन ने को ऐसा सोच लिए कि इसको भी कोई भी प्रोसेस से इसको भी पूरी तरह से कन्वर्ट किया है एनर्जी में, ताकि ऐश भी नहीं दिखी, यानी पूरा 1 किलोग्राम का कन्वर्सन हमने ये एनर्जी में किए, तो कितनी एनर्जी निर्माण हुई? 3 इंटू 10⁸ होल स्क्वायर, मतलब 9 इंटू 10⁻16 जूल। देखो 9 इंटू 10⁻16 जूल एनर्जी मिल जाएगी। आइंस्टाइन हैड सेड, if you try to convert the given mass into energy, then this much amount of energy will be produced if you try to convert 1 kilogram of anything। कोई भी, किसी का भी 1 किलोग्राम जब तुम पूरी तरह से कन्वर्ट करना चाहोगे, तो कन्वर्ट कैसे करना, तो अभी मैंने बताया, लकड़े का टुकड़ा जब जलाए तो 900 ग्राम की तो 100 ग्राम का ऐश मिला, लेकिन बचा हुआ 900 का क्या हुआ? कन्वर्शन हुआ एनर्जी में। और फिर वो बचा हुआ 100 ग्राम है, तो उसको भी अगर हम कन्वर्ट करना चाहते कोई भी मेथड से, तो उससे भी अपने को एनर्जी मिली, और टोटल कुल मिलाकर एनर्जी कितनी मिल जाएगी? पूरा 1 किलोग्राम का कन्वर्शन हो जाएगा। तब पहले 900 ग्राम का कन्वर्शन हुआ और बाद में बचे हुए 100 ग्राम ऐश का भी कन्वर्शन हुआ एनर्जी में, तो पूरे 1 किलोग्राम का कन्वर्शन होगा, तो एनर्जी कितनी मिलेगी? 9 इंटू 10⁻16 जूल, इतनी एनर्जी मिल जाएगी। अब इसको जैसे अभी मास, इलेक्ट्रॉन को अगर मान लीजिए पूरी तरह से हमने, या 1 एटॉमिक मास यूनिट को, 1 एटॉमिक मास यूनिट यानी वेरी वेरी स्मॉल मास, वो मास की वैल्यू मैंने बताया था यहाँ, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.6605402 into 10⁻⁻27 किलोग्राम। यानी ये इतना सारा, इतना स्मॉल मास, निग्लिजिबल मास, इसको 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट बोले, तो इसका कन्वर्शन जब हम ये एनर्जी में करना चाहेंगे तो कितनी एनर्जी तैयार होगी? 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट की एनर्जी, यानी 1 यूनिफाइड, तो एनर्जी विल बी गिवन बाय, या मास कितना लेना है? 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास और इंटू c²,
अब u की वैल्यू कितनी लेंगे 1.660540 into 10 power minus 27 1.66050402 into 10 power minus 27. This is the mass, one unified atomic mass. उसको कन्वर्ट करना है किसमें, एनर्जी में. कितनी एनर्जी तैयार होगी, into 3 into 10 power 8 square. तो दिस विल बी जूल. कितनी एनर्जी तैयार होगी, वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि 10 पावर 8 पावर, तो 10 पावर 16 हो जाएगा ये, और ये 10 पावर माइनस 27. तो इसको कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से डिवाइड करेंगे. वो डिवाइड करने के बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा. किससे कन्वर्ट करेंगे, 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 से डिवाइड करने के बाद. तो ये जो वैल्यू मिलेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी क्या होगा, तो 10 पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई किए तो मेगा इलेक्ट्रॉन, एंड दैट वैल्यू कम्स टू बी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. And whenever you will convert the one unified atomic mass unit, means the mass of value one unified atomic mass unit into energy according to Einstein's relation. जैसे मान लीजिए प्रोटॉन का मास यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में 1.00 समथिंग है, अप्रोक्सीमेटली बना लिए समझो. तो इस वन एटॉमिक मास यूनिट का कन्वर्शन अगर ये एनर्जी में करना चाहे तो कितनी एनर्जी तैयार होनी चाहिए, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतनी एनर्जी तैयार होगी. तो इसी एनर्जी का मतलब इसको कन्वर्ट करते हम तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, मतलब इसकी कितनी एनर्जी निर्माण होगी ये अगर कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन की, तो एनर्जी मिलेगी अपने को 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इतनी सी, मतलब आधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी सी एनर्जी मिलेगी. जबकि उसके डबल एनर्जी किससे मिलेगी अपने को, प्रोटॉन से. डबल नहीं बल्कि 1800 टाइम्स मोर. अब अगर मान लीजिए इसकी बात करते हैं तो इट विल बी 938.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सिमिलरली न्यूट्रॉन को अगर कन्वर्ट करना चाहे हमने तो न्यूट्रॉन के कारण ये एनर्जी मिलेगी 939.57 mega electron volt. All these values that I am telling only for comparison, only for your sake of interest. These are nothing, these are not to be remembered, and you can't remember this. Anyway, but what I have said here, what these values I have written, this is the mass of electron in terms of kilogram. That is 9.109383 into 10 power minus 31 kilogram. But this mass in kilogram is very very small. That's why we have converted into the unified atomic mass unit. And how much it is? 0.00055 unified atomic mass unit. Still it is very very small. अब इस मास का कन्वर्सन मतलब एक इलेक्ट्रॉन को दुनिया से अगर मिटाना चाहते तो फिर उससे क्या तैयार होगी, एनर्जी. कितनी एनर्जी तैयार होगी, तो दैट एनर्जी विल बी गिवन बाय 0.511 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आधा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर. जबकि प्रोटॉन को अगर पूरी तरह से हमने कन्वर्ट कर, प्रोटॉन का मास किलोग्राम में इतना है और उसका यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट में अप्रोक्सीमेटली 1 यूनिफाइड एटॉमिक मास के बराबर है. डेसिमल पॉइंट के बाद 2 जीरो है,
लेकिन फिर भी प्रिसाइजली अगर देखते तो वो वैल्यू इतनी सारी है। अब इसका कन्वर्सन अगर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लाना है तो ये होगा, एनर्जी में लाना है तो 9, मतलब समझो कि एक प्रोटॉन एंड हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, प्योर हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, उसको पूरी तरह से हमने दुनिया से मिटाना चाहे तो उसकी एनर्जी तैयार होगी आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन के कारण, और वो एनर्जी कितनी तैयार होगी तो 938.28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिमिलरली दैट ऑफ द न्यूक्लियस। सो दिस इज अबाउट द मास, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट एंड its conversion in this way. At nuclear level, you have to remember these conversions. Now next, what about size of nucleus? तो न्यूक्लियस का साइज वैसे भी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में बताया गया था कि इट इज वेरी वेरी स्मॉल, तो कितनी होगी? और trajectories of the scattering of alpha particles, इनकी ट्रेजेक्टरी देखने के बाद पता चला कि उसका साइज एटम के साइज के कंपैरिजन में 10⁵ टाइम्स स्मॉलर है। तो फिर एक्चुअली है कितना? तो रेडियस के बारे में देखते हैं। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से Rx is given to be of the order of 10⁻⁻15 meter, that is femtometer, while that of the radius of atom अगर बोलते तो it is of the order of 10⁻⁻10 meter, तो 10⁻⁻10 और ये 10⁻⁻15, so very very small. In fact, experimentally it was found that the radius of a nucleus is given by R0 into a to the power 1/3. Radius of nucleus, it is given by R0 into a to the power 1/3. किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस जिसका एटॉमिक मास नंबर ये है, उसका न्यूक्लियस, उस रेडियस विल बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला. व्हाट इज R0? R0 is a constant whose value is 1.2 into 10⁻⁻15 meter. What is Rx? Radius of any nucleus. Radius of nucleus of any atom. कोई भी जिस एटम का एटॉमिक मास नंबर ये है उस एटम का. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं ऑक्सीजन एटम. तो ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास नंबर 16, तो 16 रखो. या एल्यूमिनियम लेते हैं, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास नंबर 27, तो 27 to the power 1/3 it will be 3. 27 to the power 1/3, तो third root of 27, so it will be 3. So 3 times of R0 means 3 into 1.2, so 3, that is 3.6 into 10⁻⁻15 meter will be the radius of aluminium nucleus. एल्यूमिनियम के न्यूक्लियस की, एल्यूमिनियम एटम के न्यूक्लियस की जो रेडियस रहेगी 3.6 into 10⁻⁻15 मीटर. इन दिस वे डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस अगर बोलते हैं, ऑफ न्यूक्लियस, that is given by rho, general formula. मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस से कैपिटल एम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस. तो मास इन जनरल उस न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस यानी ये, एंड मास ऑफ एवरेज मास ऑफ वन न्यूक्लियन. न्यूक्लियन यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दोनों के मासेस अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं. इतना है कि एक प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी ऑन एन एवरेज उनके मास से इक्वल होते हैं. और एक न्यूक्लियन का मास अगर मान लीजिए m है,
तो टोटल न्यूक्लियस का मास क्या बन जाएगा, ये इंटू स्मॉल एम. व्हाट इज स्मॉल एम? मास ऑफ सिंगल न्यूक्लियॉन, आइदर प्रोटॉन. एवरेज मास, तो एवरेज मास फिर से बता रहा हूं, दिस इज द मास ऑफ न्यूक्लियस, कंप्लीट न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स. तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के दोनों के मासेस लगभग अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं. तो सभी मासेस, जितने भी न्यूक्लियस है न्यूक्लियस के अंदर, सबके क्या करेंगे हम, एवरेज मास निकालेंगे. एवरेज मास यानी एक न्यूक्लियन का मास. तो ये एक न्यूक्लियन का मास स्मॉल एम, और ऐसे न्यूक्लियस कितने हैं, ये. तो टोटल न्यूक्लियस का मास क्या होगा, ये इंटू एम डिवाइड बाय वॉल्यूम. वॉल्यूम विल बी 4/3 pi Rx cube. Okay. Now put the value of Rx. Rx is the radius. A into m 4/3. Okay, 3 will go to the numerator. And pi Rx is nothing but R0 a to the power 1/3 and its cube. So this will get answer a, and 3/4 times of m divided by pi into R0 to the power 3, and R0 is given as 1.2 into 10 power minus 15. So this value, this is the average mass of the nucleon, and if you put the value of R0 as 1.2 into 10 power minus 15, this value comes to be 2.3 into 10 power 17 kilogram per meter cube. Very tremendous density. न्यूक्लियस की डेंसिटी देखो 2.3 into 10 power 27. कंपेयर करते हैं, हेवीएस्ट एलिमेंट ऑस्मियम, जिसकी डेंसिटी है 2.2 into 10⁴ किलोग्राम पर मीटर क्यूब. गोल्ड से भी हेवी, जिसकी डेंसिटी है 2.2 into 10⁴ only. हेवीएस्ट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, जिसकी डेंसिटी ये है, और उसके कंपैरिजन में इसकी डेंसिटी है, न्यूक्लियस की डेंसिटी 10⁻17. So it is approximately 10⁻13 times more than that of the any heavy element. This is about the nuclear density and size of the nucleus. न्यूक्लियस का साइज सबसे छोटा और डेंसिटी काफी ज्यादा, इसलिए न्यूक्लियस को डिफाइन करते होते ऐसे डिफाइन किया जाता है. इट इज द पॉजिटिवली चार्ज एंड हाई डेंसिटी सेंट्रल कोर ऑफ द एटम. पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड हाई डेंसिटी central core of atom, that is called nucleus. So this is about the composition of the nucleus.